जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग SIPF टू IPF प्रमोशन एग्जाम हुआ अंडर रूल 70 के तहत उस एग्जाम के पेपर को एनालाइज करेंगे। इस पेपर में यह देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर सवाल जो है किस परिधि से पूछे गए, किस सिलेबस से पूछे गए, कहाँ से क्या कुछ पूछा गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन की प्रकृति काफ़ी आसान थी, जिसे कि मैंने पहले ही आपको बता रखा था, लेकिन अब उन क्वेश्चंस में भी कौन से ऐसे सवाल हैं जो आपके आने वाले रूल 72 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं ASI और सब इंस्पेक्टर का, उसमें उस टॉपिक से सवाल आपको पूछे जाएंगे। इसको भी हम लोग इसमें चर्चा करते हुए चलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इस वीडियो के बीच में ही जैसे ही मैं सवालों को पढ़ूं, आप अपने आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये भी मैं देख लूँगा कि आपके कौन कौन से सवाल सही हो रहे हैं, कौन कौन से गलत हो रहे हैं। और वीडियो के अंत में आप अपने टोटल सवालों में से कितने आपके सही हुए, उन सारी चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। मतलब आप इस वीडियो में इंटरेक्टिव मोड में रहेंगे, अपने आप को इंगेज्ड रखेंगे, फोकस्ड रखेंगे, ताकि हम जो शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, बीच बीच में आपको जो मूल मंत्र देने वाले हैं, वो मंत्र आपका ना छूट जाए। तो अगर आप भी RPF रूल 72 की जो है ASI का DPC का गठन हो गया है, अब एग्ज़ाम होना है। मोस्ट प्रोबेबली हमने आपको कहा था कि फरवरी लास्ट में आपका जो है DPC बन जाएगा, और अभी तक वही हुआ है। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं तो मई मंथ में आपके जो है एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी को एनालाइज कर लीजिएगा और उसको अलाइन कर लीजिएगा, ताकि आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाए। और इसी अलाइनमेंट के लिए आप ही के डिमांड पर हमने यूट्यूब पर लाइव क्लासेस चालू किए हैं, जो RPF रूल 72 ASI सब इंस्पेक्टर के नाम से है। आप वहां जाकर के इनरोलमेंट करके उस कोर्स में लाभ ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको वहां जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है तो किसी भी प्रकार से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी तैयारी पर स्ट्रिक्ट रहिए और रिवीजन करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसे डिस्क्लेमर थे जो मुझे वीडियो के पहले बताने थे। अब आते हैं इस वीडियो में, इस पेपर में क्या कुछ था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कहता है एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट, टोटल मार्क्स जो है 80। इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं जो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में है, और आपको सिर्फ 100 में से 80 सवालों को आंसर देने हैं। ठीक सारा फॉर्मेट जो है आपको ASI रूल 72 में भी ऐसा रहेगा। बस वहाँ क्या रहेगा, वहाँ आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगा, जो कि रूल 70 में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पेपर में 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा, नीति और नियमों से हैं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी एंड रूल से है। और बाकी के जो क्वेश्चन पेपर है वो सारे जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में दिए गए हैं, उन सारे चीज़ों के हिसाब से आपको नीचे देखेंगे तो जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न, ऑफिशियल लैंग्वेज के 10 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 प्रश्न, और प्रोफेशनल नॉलेज के 70 क्वेश्चन जो है, कुल 100 प्रश्न इसमें हो जाते हैं, जिसमें आपको 80 को ही अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चंस में जो है आपको 1 मार्क है, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है, और रूल 72 में आपको निगेटिव मार्किंग होता है। इसमें आगे ये कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्लैशेज है, डिस्क्रेपेंसी है, मतलब विवाद है, किसी भी प्रकार का असमानता है, तो उसमें इंग्लिश वर्जन को मान्य होगा। तो मैं हमेशा आपको यही कहूँगा कि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को पढ़िए, और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस से आप समझ करके आंसर देंगे तो आपके 1-2 नंबर ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब आपका क्या कहता है कि द सिस्टम विल अलाउ यू टू अटेम्प्ट ओनली 80 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 एंड ओनली दोज 80 क्वेश्चंस विल बी इवैल्यूएटेड। पहले क्या होता था कि आप 100 में से जो है 100 कर सकते थे, और वो 80 क्वेश्चन को इवैल्यूएट करता था, लेकिन अब सिस्टम में लॉकिंग लग गया है। आपका जहां पर 80 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आते हैं प्रश्न में, पेपर में पहला सवाल आपका है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज सिचुएटेड है। हमने ह्यूमन राइट्स NHRC का जो वीडियो बनाया है, उस NHRC के वीडियो में इस चीज़ के बारे में जिक्र किया हुआ है कि आपका NHRC का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। काफ़ी आसान सवाल था। दूसरा सवाल है, अंडर RPUP एक्ट एन RPF ऑफिसर कैन समन अ पर्सन फॉर इंक्वायरी। देखिएगा, ये रूल 70 का सवाल था, इसलिए सिंपली इसमें जो है ऑप्शन को भी बहुत सिंपल रखा गया है, सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 6 या सेक्शन 4। तो यहाँ पर आपका
इजिली आप इसमें सेक्शन 9 मार सकते हैं, क्योंकि समन से रिलेटेड जो भी आरपीयूपी एक्ट का है वो सेक्शन 9 में इसके बारे में बताया गया है। लेकिन मैं रूल 72 के हिसाब से एनालाइज कर दूं तो इसको अगर आपको सेक्शन 9 के ए और 9 के बी, ठीक है, इसको पढ़ना है, और 9 का जो है डी, जिसमें कि इसको क्या कहा जाता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक कार्यवाही कहा जाता है। ये तीनों जो है सब क्लॉजेज आपको रट्टा मार के रखना है, समझ करके रखना है। इसमें से आपको एक सवाल पक्का रूल 72 में दिख जाएंगे। आगे चले तो इस प्रकार का एनालाइज आपको कोई करके नहीं देगा। क्वेश्चन को पढ़ना और उसके आंसर बता देना, ये काफ़ी सिंपल है। और एग्ज़ाम के बाद मैं भी आपको बोलता हूँ कि ये बहुत आसान काम है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर होगा, इतना आसान सवाल था। लेकिन फिर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा यहाँ पे, एग्जामिनेशन हॉल में हलवा सवाल भी हवा के जैसा लगता है और उसे छूने से पहले डर लगता है कि यह बैलून कहीं फट न जाए। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस को बहुत प्रिकॉशनरी पढ़ना होता है, दिमाग को हमेशा संतुलन में रखना होता है, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ये काफ़ी आसान है कि ऑब्जेक्टिव सवाल बनाइए और चला दीजिए। मैं भी कर सकता हूँ, डेली 50 डेली 100 कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा उसूल है मिनिमम में मैक्सिमम, कि आप कितना कम पढ़ के कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तीसरे सवाल पर आएंगे तो सवाल पूछा क्या, व्हाट इज़ एफआईआर, मतलब सिंपल है, फुल फॉर्म इसमें पूछ लिया। क्या ये फर्स्ट इंट्रोगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट और फर्स्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट? तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है एफआईआर। हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। अब आपको याद रखना है कि एफआईआर के बारे में हमको जिक्र कहाँ पर है, तो उन सारे सेक्शंस को यहाँ पे कर लेंगे आप कि बीएनएसएस हमको पढ़ना होगा, बीएनएसएस का सेक्शन 173 पढ़ना होगा। 173 में आपको बहुत सारे क्लॉजेज होंगे, ए बी सी डी 4 क्लॉजेज है, उसमें देखना होगा कि कौन सा है, ए नॉर्मल है, बी में आपको इलेक्ट्रॉनिक, सी आपको जो है किस तरीके से हम अगर किसी को ऑनलाइन एफआईआर करते हैं तो हमको 72 घंटे के भीतर जा करके इन सारे चीज़ों को करना है। तो पूरे डिटेल से हमने इसको अपने उस वाले लाइव क्लासेस में बता रखे हैं, और भी सारे वीडियोस में है जहां पर भी मुझे मौका मिलता है मैं इनको बता देता हूं। तो इस प्रकार से आपको इस तरीके से क्वेश्चन के पीछे का मर्म समझ के पढ़ना होगा रूल 72 के लिए। रूल 70 में मैं कभी नहीं बोलता हूँ, रूल 70 के लिए मैं सिंपली बोलता हूँ कि आप जो भी वीडियो यूट्यूब पर है उसको ध्यान से देख लीजिए, या फिर 12 घंटे वाली मेरी वीडियो देख लेंगे, आप पास हो जाएंगे। चौथा सवाल देखिए, दूसरा आ गया आपका किससे, माइनर एक्ट से, आरटीआई का सवाल। मैंने मेरे 2 साल पहले का वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बोला है कि ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ के जाना है माइनर एक्ट में, आरटीआई एक्ट पढ़ के जाना है। ये एक दोनों एक्ट ऐसा है जिससे कि आपको 110% सवाल दिखेंगे। एनडीपीएस पढ़ के जाना है, 110% आएंगे, और आगे भी जो होने वाले एग्जाम है उसमें भी 110% आएंगे। और कैसे आएंगे वो भी सारे सवाल को हम जिक्र करते हुए चलेंगे। तो कहता है कि टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के तहत टाइम लिमिट पूछा है, सिंपल सवाल पूछा है यहाँ पे 30 दिन का। रूल 72 में ये नहीं पूछेगा। रूल 72 में आपको इसी सवाल को क्या बोल देगा, मैच द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट। अब आपको 4 सेक्शन जो हमने पढ़ा रखे हैं, डेफिनेशन वाले सेक्शन पढ़ा रखे हैं, 6, 7, 8 पढ़ा रखा है, तो इन सारे चीज़ों से आपको मैचिंग में दे देगा, जिगजैग में दे देगा। अब आप सारी चीज़ को रट्टा मार के गए हुए हैं टेलीग्राम के हिसाब से और इन चीज़ों के हिसाब से, और वहाँ जा कर के आप जो है सरेंडर हो जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती आपके सवाल को गलत करा देगी, इसलिए ध्यान से पढ़ के जाइएगा आरटीआई एक्ट को। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित कौन से जो आरटीआई हैं उसमें कितने घंटे में आपको मिलता है। तो ये छोटे छोटे टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे कि आपको आगे एग्जाम में आएंगे। अगला है आपका पीआईओ का फुल फॉर्म पूछा। पीआईओ का जिक्र किस में होगा, तो पीआईओ का भी जिक्र जो है आपको आरटीआई में ही होगा, और इसको बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो लोक सूचना अधिकारी है, क्योंकि यही पीआईओ होता है जिसके पास आप आरटीआई करते हैं, और आरटीआई करने के बाद यही पीआईओ आपके जवाब को 30 दिन के भीतर भेजता है। अगला, हमने भूख भूख कर आपको चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि बहुत ही आसान है रेलवे एक्ट के अध्याय 15, और आसान होते हुए भी आपको सवाल इसमें से 110% दिखेंगे ही दिखेंगे। और कुछ ऐसे सवाल जो कि ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले हमने बोला कि रेलवे एक्ट में क्या पूछेगा, आप इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि बूम डैशिंग में कौन सा सेक्शन लगता है।
अगर कोई महिला यात्री है, सॉरी महिला डब्बा है, उसमें कोई पुरुष यात्री सफ़र कर रहा है तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, अगर कोई न्यूसेंस कर रहा है तो कौन सा सेक्शन लग जाएगा, अगर कहीं केबल कट हो जा रहा है तो कौन सा सेक्शन आप लगाएंगे। कि आफ्टर इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और वही सवाल आप एग्ज़ाम में पूछ दिया गया। तो एग्ज़ाम सेंटर से निकल करके लोगों ने कहा कि सर क्या आप जानते थे पहले से? मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता पहले से, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि क्या ज़रूरी है आपको जानना बीइंग इंस्पेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, सेक्शन 160 ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब द पनिशमेंट, किसके बारे में? तो सिंपल है, ओपनिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एलसी गेट्स के बारे में। अगला देखिए फिर, पनिशमेंट फॉर टेम्परिंग विद सिग्नल इक्विपमेंट इन रेलवे इज डिफाइंड अंडर सेक्शन रेलवे एक्ट। अभी हमने पूछा आपको, सिग्नल टेम्परिंग करते हैं 174C लगाते हैं उसमें। फिर आपको देखिए 162 आपको पूछा, महिला डब्बा में एंट्री इनटू कैरेज और अदर प्लेसेस रिजर्व फॉर फीमेल। तो इन चीज़ों को ये सवाल पूछा। मैंने आपको अभी भी बोला कि एनडीपीएस से 100% सवाल आपको पूछे जाएंगे आपके रूल 72 वाले में, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट कब लागू हुआ? तो 14/11 को जो है 14 नवंबर 1985 को ये लागू हुआ था। अब इसी में जो है आपको इसको थोड़ा सा और आपको टिपिकल कैसे बना देगा, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसको और थोड़ा सा हार्ड बना देगा। पूछेगा कि रिसेंट अमेंडमेंट्स जो एनडीपीएस के कब हुए, आप कमेंट करके बताइएगा कि रिसेंट अमेंडमेंट्स जो है एनडीपीएस में किस वर्ष में हुए हैं। या फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से आरपीएफ को एनडीपीएस एक्ट में पावर करने का मतलब एम्पावर किया गया है, तो आपको ये सेक्शन हो जाएगा। तो 2019 आपको याद होना चाहिए। फिर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सेक्शंस के तहत जो है आरपीएफ को एम्पावर किया गया है ताकि हम एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर लें। तो हमें याद होना चाहिए कि सेक्शन 42 और सेक्शन 67 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसको कि दिया गया है आपको आरपीएफ को। आपको सेक्शन 42, सेक्शन 43 मैंने पढ़ा रखा है और उसी से बार बार सवाल पूछे गए हैं, तो एकदम ध्यान से आप उन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 50 में आपको पूछा जा सकता है एनडीपीएस में, क्यों? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे डिस्प्यूटेड होते हैं कि कैसे हम जमा तलाशी लेंगे एनडीपीएस एक्ट के अपराधी का, तो उन चीज़ों के बारे में आपको सवालों को जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर पेपर को, ताकि आपके अगले एग्जाम के लिए वो रामबाण की तरह साबित हो। अगर ये मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम आगे। तो थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग 2-4 लीक से हट करके भी बात करेंगे, उन चीज़ों को आप ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि वही ध्यान की बात है। क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल गया होगा, पीडीएफ आपके व्हाट्सएप में घूम रहे होंगे, सब जगह आंसर की मिल रहा होगा, लेकिन इतने डिटेलिंग से आपने ना तो इसे अभी तक देखा होगा, ना ही आगे आप इसको देख पाएंगे, क्योंकि आप जिस प्रकार के चश्मे से देखेंगे दुनिया, वैसी ही आपको दिखेगी। तो अगला आते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी इज डिफाइंड अंडर डैश आरपीयूपी एक्ट। तो रेलवे प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि रेलवे प्रॉपर्टी का डिफिनीशन कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर आपको आरपीयूपी एक्ट पूछा है, आपसे आरपीएफ एक्ट पूछ लेगा। जब आरपीएफ एक्ट पूछ लेगा तो इसका आंसर 2E हो जाता है, लेकिन जब आरपीयूपी एक्ट पूछता है तो इसका आंसर 2D हो जाता है। तो ये छोटा छोटा चीज है जिसको कि आपको याद रखना है। अब कहता है थेफ्ट ऑफ बुक कंसाइनमेंट इज इंटर्ड इन रजिस्टर। हमने रजिस्टर का एक वीडियो बनाया है 10 मिनट 42 सेकंड का, उससे बाहर आज तक सवाल नहीं आया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। और हमारे यूट्यूब पर ये ओपन पड़ा हुआ है, आप जैसे ही आरपीएफ रिकॉर्ड एंड रजिस्टर सर्च करेंगे आपको वो वीडियो आ जाएंगे और आप उसको एक बार देख लेंगे, तो फिर कभी भी आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही किसी किताब की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है, बुक्ड कंसाइनमेंट से संबंधित जो चोरी है हमारा C3 में चला जाता है। अब देखिए इसमें अगला कहता है द इनविजिबल फिंगरप्रिंट टर्म एज डैश प्रिंट। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा, इसको मैं स्टार मार रहा हूँ क्योंकि पहली बार मैं भी आपके सामने ही सवाल पढ़ रहा हूँ और पढ़ते ही मुझे भी लगा कि ये सवाल क्या पूछ दिया। द इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स टर्म्ड एज प्रिंट्स, तो क्या उसको प्लास्टिक बोलते हैं, लेटेंट बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं, विटल बोलते हैं? तो ये कॉमन सेंस वाला सवाल है, एक तरह से कहिए तो रीजनिंग भी कहा जाए या जनरल अवेयरनेस का भी सवाल इसको बोला जा सकता है। तो इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स होते वो होते हैं जो लेटेंट इसको कहे जाते हैं। और ये टर्म अब क्यों यूज हो रहा है, इसको आप क्यों जानना चाहेंगे? क्योंकि अभी हम एनसीआरबी टूल्स पर आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जो कि
आगामी वर्षों में आरपीएफ को उन टूल्स में एक्सेस मिलने वाला है। तो उन टूल्स से रिलेटेड जो हमारा नाफिस एक सॉफ्टवेयर है, उस नाफिस वाले सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है इनविजिबल फिंगरप्रिंट्स और इन सारी चीज़ों की बातें की गई है। तो उस पर हम वीडियो आएंगे लेकर के डिटेल में, तब हम वहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, थेफ्ट ऑफ अ सूटकेस फ्रॉम अ पैसेंजर इन अ स्लीपर कोच इज इन्वेस्टेड बाय। तो सिंपल सी बात है कि यात्रियों के सामान की चोरी की जिम्मेदारी आरपीएफ की नहीं होती है। वो किसकी जिम्मेदारी है? वो गवर्नमेंट रिजर्व पुलिस जीआरपी की जिम्मेदारी है। हाँ, अगर वही स्लीपर कोच का कोई पंखा चोरी हो जाए, स्लीपर कोच का कोई सीट चोरी हो जाए, स्लीपर कोच की कोई फिटिंग्स चोरी हो जाए, स्लीपर कोच से कोई तार कट हो जाए, मतलब रेलवे की कोई अगर प्रॉपर्टी की चोरी हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम उसको क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे और उसके बारे में आगे चीज़ों को देखेंगे। आगे है, द रिपोर्ट इन स्पेशल रिपोर्ट केस इज डायरेक्टली सबमिटेड टू डीजी विद इन हाउ मेनी आवर्स। तो आपको ये बता दे, आप ये मत सोचिएगा कि ये सवाल आपका क्राइम से पूछ दिया है। आरपीएफ रूल का जो आपको 229 और 230 जो रूल है, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए कि जितनी बार भी परीक्षा हो, चाहे रूल 70 का, रूल 72 का, आपको इन दोनों रूल में से कोई ना कोई से सवाल घुमा फिरा करके आना ही आना है। मेरे शब्दों को गौर करिएगा, कहीं पर डायरी में नोट कर लीजिएगा, आना ही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी यही पूछा है और इसमें जो है 24 आवर्स इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए यहां पर एक्सपेंड DWCR, लेकिन DWCR जो है इसको बहुत तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जब भी आपको फुल फॉर्म वाला कोई सवाल आए तो आपको चारों ऑप्शन को देखना है। ध्यान दीजिएगा, डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आपको फुल फॉर्म का सवाल दिखे, आपको दिलखुश होटल नहीं होना है, आपको चारों ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है। मेरा तजुर्बा और मेरे बीते वर्षों के अनुभव से मैंने देखा है कि आरएसएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया 2021 में, और ऑल इंडिया का मेरा सर्वे है कि 65% लोगों ने आरएसएमएस का फुल फॉर्म गलत आंसर किया था, ड्यू टू यही कि ऑप्शन पढ़ा नहीं और फर्स्ट का ऑप्शन पढ़ के मार दिया, उसमें आंसर डी था। तो DWCR का फुल फॉर्म पूछा है, या डैमेज वैगन चेकिंग रजिस्टर, डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर, डैमेज वैगन क्राइम रजिस्टर, डोजियर ऑफ वैगन क्राइम रजिस्टर। तो आप जब इस चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि डैमेज वैगन क्राइम रजिस्टर और डोजियर ऑफ वैगन क्रिमिनल रजिस्टर, इस प्रकार का कोई रजिस्टर हमारे यहाँ मेंटेन नहीं होता। तो क्या डैमेज वैगन चेकिंग रजिस्टर होता है? तो डैमेज वैगन की हम क्यों चेकिंग करेंगे? डैमेज हम चार्ज करेंगे, ठीक है ना। तो डैमेज चार्ज करने के लिए हमको सिर्फ डैमेज रजिस्टर होना चाहिए, वैगन चेकिंग नहीं होता। तो डिफेक्टिव वैगन चेकिंग रजिस्टर इज द राइट आंसर। तो DWCR यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर आपको अगला फुल फॉर्म पूछा, एक्सपेंड रॉ। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या ये रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है? ऑलवेस्ट यही है। रिसर्च आर्म्ड विंग नहीं है। रैपिड एक्शन विंग नहीं है। रेस्क्यू आर्मी विंग नहीं है। तो रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आगे आपके ड्यूटी से संबंधित गेट पास से सवाल पूछा, जो वर्किंग ऑफ रेलवेज में पढ़ा जाता है। तो वो है, मटेरियल गेट पासेज इन वर्कशॉप आर इशूड टू प्रिवेंट। तो हम गेट पास जो है क्यों इशू किया जाता है? क्या पिलफरेज ऑफ मटेरियल्स, सामग्रियों की जो है पिलफरेज होने के साथ, अनऑथराइज एंट्री ऑफ पर्सन, एक्सेस रिमूवल ऑफ मटेरियल्स या डैमेज। तो सिंपल सी बात है, गेट पास में क्या होता है? गेट पास में सामान ले जाने वाले का और ले जाने के कैरियर का क्या साधन है उसके बारे में जिक्र होता है। क्या सामान जा रहा है, कितना जा रहा है, उसके जिक्र होता है। तो इसमें क्या होगा? एक्सेस रिमूवल ऑफ मटेरियल जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आइए, और इसमें देखिएगा सिर्फ गेट पासेज अगर पूछ देता तो हमारा बी और सी दोनों आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ मटेरियल गेट पास बोला है, इसलिए हमारा आंसर बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पार्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स फ्रॉम अ बुक्ड क्लॉथ बंडल एट अ रेलवे पार्सल ऑफिस इज क्लासिफाइड है। तो आपको ये पता होगा कि क्राइम में हम पढ़ते हैं 4 प्रकार की चोरी पढ़ते हैं। कौन सा? तो GPPT, YT, पिलफरेज, ठीक है। और एक आप कमेंट करके बताइएगा, 3 मुझे पता दिमाग में आ रहा है अभी। तो इन चीज़ों को लेकर के आपको है, थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग्स है। तो जो भी हमारा पार्शियल एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, पार्शियल एक्सट्रैक्शन जब हो जाएगा कहाँ से?
किससे, बुक किए गए कपड़े के बंडल से आंशिक रूप से निकाला गया है तो उसको पिल्फरेज हम लोग कहेंगे, उसको पिल्फरेज कहेंगे। मतलब क्या हुआ, पूरा सामान तो है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या कर लिया गया, किसी के द्वारा निकाल लिया गया है। अगला देखिए, आपको सिंपल सवाल पूछा, व्हाट इज एसपीजी। एसपीजी इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है ये किसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये बना ही है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये सिंपल सवाल है, आपको ये जानना चाहिए। फिर आपको सवाल पूछ दिया एक्सपेंड यूवीएसएस, तो यूवीएसएस को फुल फॉर्म करना है अल्ट्रा वायलेट सर्चिंग सिस्टम, अनलिमिटेड व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड व्हीकल सेफ्टी सिस्टम। तो सिंपल सा है, जब आप ड्यूटी के हिसाब से सोचते हैं तो हम लोग कहीं पर भी स्टेशन में, आप हावड़ा स्टेशन, बेंगलोर स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशन में देखे होंगे, अंडर व्हीकल स्कैनिंग सिस्टम ही काम करता है कि एक शीशा जैसा लगा होता है, उसको व्हीकल के अंदर डाला जाता है तो वो नीचे के पूरे को मिररिंग करके आपको बड़े मिरर्स में दिखाता है ऊपर की तरफ, आप उसे अच्छे से देख पाते हैं कि वहाँ कुछ सामान तो बम वगैरह तो नहीं है, उन चीज़ों को लेके। तो ये आपका यूवीएसएस हो गया। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 में एमसीआर के फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो मंथली क्राइम रिव्यू। यहाँ पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि एमसीआर के बारे में किस नियम में बताया गया है, आप कमेंट कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, मैं उसे देख लूंगा। तो मंथली क्राइम रिव्यू हो गया, ये किस नियम में है ये आप बताइएगा। फिर देखिए, आपको अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, हु इज गिवन द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए सिंपल सवाल है ये, और ये सवाल आपको सेक्शन 6 नहीं, ये आपको सेक्शन 4 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, शायद ये सेक्शन 4 के अंतर्गत जो है इस चीज़ के बारे में जिक्र किया होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप चैट बॉक्स में इसको सही कर दीजिएगा। तो ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली लॉयर्स, ओनली जजेस, इस प्रकार के सवालों को मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस ऐसे सवाल में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला है कि जिस भी ऑप्शन में आपको ओनली दिख जाए, लिखा हुआ ओनली दिख जाए, वो 99% क्या होता है, गलत होता है। तो इसमें भी अगर हम ओनली सिर्फ छांट दे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी आ जाता है आरटीआई में कि ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, सभी भारतीय नागरिकों को जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक्सेस है, राइट टू एक्सेस फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, आरपीएसएफ के बटालियन के बारे में पूछा गया है और महिला बटालियन कहाँ पर है, तो ये हमारा चित्तरंजन आसनसोल में है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी आसनसोल में इसके बारे में है, तो ये आसनसोल में आपको आरपीएसएफ का वुमेन बटालियन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24 में, आरपीएफ को सशस्त्र बल कब बनाया गया, आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन कब बनाया गया, तो 1985 में बनाया गया है। जब मैंने 5 साल पहले जो वीडियो बनाया है आरपीएफ का इतिहास का, वो वीडियो जब आप जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको इसमें पूरा दिख जाएगा कि हम आरपीएफ कैसे बने, क्या क्या जो हमारा कालानुक्रमण कहा जाए, कालानुक्रमण है, किस किस स्टेजेस से होकर के आरपीएफ का गठन हुआ है। तो वहाँ पर हमने आपको बताया है कि 1985 में जो है आरपीएफ को आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन बना दिया गया। आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन का मतलब 1985 के बाद से आरपीएफ जो है एक सशस्त्र बल की तरह काम करने लगी, आर्म्स के साथ ड्यूटी करने लगी। उससे पहले हम आर्म्स के साथ ड्यूटी करने नहीं करते थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको ध्यान देना है। फिर आइए, कहा गया क्वेश्चन नंबर 25, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमने भी एग्जाम से पहले ये भी बात बोला था कि हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा, सदियों तक पूछा जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। जब तक ये रूल 72 और 70 का एग्जाम होता रहेगा, उसके सिलेबस में राजभाषा रहेगा, तब तक ये सवाल आता रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27, तमिल लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें घुमा करके सवाल पूछा कि भाषा से संबंधित हमारा शेड्यूल कौन सा है, तो सिंपल सा 8वीं शेड्यूल है। तो इसने वो सीधा नहीं पूछा, इसने उसमें से एक लैंग्वेज को उठाया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए कि आप इसमें 8वीं ना मारें। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेजेस के बारे में जहाँ पर भी जैसे ही जिक्र हो, वो अनुसूची की बात होगी तो 8वीं अनुसूची में हो जाएगा, और जब भाग की बात होगी
तो भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। आगे है हेडिंग ऑफ द कवर फाइल एंड रजिस्टर शुड बी इन। फाइल कवर और रजिस्टर के शीर्षक डैश में होने चाहिए, हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। तो हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए और ये कहा भी गया राजभाषा में बाइलिंगुअल हमारा जो है काम होगा। अब आप बताएंगे कि इसके बारे में कहाँ पर किस धारा में बताया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के किस धारा में बताया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एट प्रेजेंट पूछा है वर्तमान में, तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और आपको बता दें अगर यही पूछ लेता कि जब संविधान का निर्माण हुआ था 1949 में, तो उस समय जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज में कितनी भाषाएं थी, कमेंट करके आप बताइएगा। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है आगे के एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं 30वें नंबर सवाल पर, which are the 3 regions as per the provision made in the official language rule। राजभाषा नियम के तहत 3 हमारे क्षेत्र बने हुए हैं, वो हैं A, B, C, क, ख और ग। 31 नंबर सवाल आपका दे रहा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब हम भाग 17 पढ़ते हैं और उसका पहला अनुच्छेद 343 है और उसी में ये लिखा हुआ है कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, गुजरात स्टेट कम्स अंडर रीजनल डैश एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। अक्सर आपको इसको याद करने में दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा क्षेत्र किस में आता है, तो इसके लिए हमने आपको 4 साल पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे ट्रिक दिए हैं, रजऊ के ब्याह में वो 36,000 दे ले, इस प्रकार के बहुत सारे ट्रिक्स हमने वहाँ दे रखे हैं। उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिएगा, उसके बाद आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा किस क्षेत्र में आता है। तो हमारा गुजरात जो है वो बी क्षेत्र में आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के विकास का प्रावधान जो है किसमें है, तो 351 में इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया, एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद बोला कि सर इतने अच्छे सवाल और इतने हल्के सवाल को हमने गलत कर दिया। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी हेडेड बाय विच मिनिस्टर। तो राजभाषाओं पर संसदीय समिति की अध्यक्षता होम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मार करके वहां से आ गए और बाद में पछतावा हुआ। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। केंद्र के आधिकारिक प्रयोजन के लिए हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हमने अभी आपको बताया आर्टिकल 343 में बताया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 36 को यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है ए पर्सन बीटन बाय अ डॉग इज लाइकली टू सफर फ्रॉम विच डिजीज इफ नॉट वैक्सीनेटेड आफ्टर द बाइट। तो सबको ये पता है कि अगर कुत्ता काट लेता है, कुत्ता काटने के बाद अगर आप दवा सुई नहीं लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपको रेबीज की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स टेक प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच विटामिन इन ब्लड। किस जो है विटामिन की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का जमता है, तो विटामिन के कारण होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये आपको बायोलॉजी वाला सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपल जैसे ये भी पूछा क्वेश्चन नंबर 38 एन एवरेज एडल्ट हैज़ ब्लड वॉल्यूम ऑफ डैश लीटर इन द बॉडी। एक औसत वयस्क के शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो 5 लीटर की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे। इसमें द फुल वर्जन ऑफ प्लेइंग नेशनल एंथम जन गण मन टेक्स। राष्ट्रगान जो है जन गण मन को पूरी तरह बजाने में कितना समय लगता है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड में जो है आपको कंप्लीट करना होता है। अब ये लाजमी है इस सवाल का होना, क्योंकि पिछले साल ही वाइस प्रेसिडेंट हमारे चुने गए हैं, तो इस बार एग्जाम हुआ और पूछ लिया कि हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है,
तो मिस्टर सीपी राधाकृष्णन जो है ये हमारे क्या है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स? भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो है वो भारतीय सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। अगला हमने आपके लिए जो है क्लासिकल डांस वाला एक वीडियो डाला था, एक नोट भी डाला था, जिसमें भरतनाट्यम बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो तमिलनाडु यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और जो भी सारे हमारे क्लासिकल डांस है 8, उसके बारे में हमने वहाँ पर जिक्र कर रखा है। अगला सवाल जो है, इस सवाल को देखिए, व्हेन डिड इंडिया विन द फर्स्ट वर्ल्ड कप इन वनडे इंटरनेशनल? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस सवाल में एक शब्द मिसिंग है, इसमें क्रिकेट वर्ड जरूर देना चाहिए था। तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है भारत ने 1983, जिस पर एक 83 मूवी भी आई है जिसमें बढ़िया रोल किया रणवीर सिंह ने, तो वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक? तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में सबसे पहले जीते थे हमारे शूटर अभिनव बिंद्रा जी ने। क्वेश्चन नंबर 45 भी सिंपल है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। हर साल आरपीएफ भी इसको ऑर्गेनाइज करती है, 5 जून को जो है पौधारोपण और ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। इन सवालों को अब हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 ये सब हमारे रीजनिंग प्लस मैथ के सवाल है, तो यहाँ पर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 49 जो है सिंपल, आपको यहाँ पर जो है एरो वाला दिया गया है कि ये 2 एरो ऐसे था, फिर नीचे हुआ, फिर इधर घुमा, फिर ऊपर हुआ, तो फिर उधर ही घूम जाएगा, सीधी सी बात है, तो इसे आंसर हो जाएगा उधर ही घूम जाएगा। तो ये रीजनिंग के कुछ सवाल है जिसको कि हम यहाँ पर आपको चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप पॉज करके इसको जरूर हल करिएगा और हल करके अपने आंसर जरूर कमेंट करिएगा, ताकि हम इन चीज़ों पर देख पाएंगे। और रीजनिंग वाली जो है हमने वीडियोज़ आपके लिए बना रखे हैं, जो लाइव क्लासेज में रोज़ आपको आ रहा है, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने जो रीजनिंग बनाए हैं तो क्यों बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं। मैक्सिमम सवाल वहीं से आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे डायरेक्शन को हमने पढ़ा रखा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखा है, और वो सारे सवाल वहाँ पर आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ छोड़ने के बाद हम सीधे पहुँचेंगे अब क्वेश्चन नंबर 56 पर, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर? विद्युत आग बुझाने के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र उपयुक्त होता है? तो आपको बता दें ए बी सी तीनों के लिए जो है मैक्सिमम जगहों पर CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। 57 नंबर है, द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट फॉर कंबंशन आर हीट फ्यूल? दहन के लिए 3 चीज़ों की होता है ना, फायर ट्रायंगल, उसमें हमको हीट, फ्यूल और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तब जाकर के चीज़ें जलती है। इनमें से कोई भी मिसिंग होगा तो आग की घटना नहीं होगी। अगर रेलवे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आरपीएफ एक्टिव हो जाती है। तो आरपीएफ जब एक्टिव होती है तो उसके लिए एक स्टैंडिंग ऑर्डर बना, और वो स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 34 था, जिसमें ये बताया गया कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट जो है, व्हाट इज द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरपीएफ? आपको एआरटी उसी में बताया गया है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के बारे में बताया गया है कि एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है जब एक्सीडेंट के बाद खुलती है उसके लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 आपका, रिमूवल ऑफ फिश प्लेट्स ऑब्लिक ब्लास्टिंग ऑफ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ? अगर कोई फिश प्लेट हटाता है, रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट करता है, आप अब रेलवे एक्ट को जब पढ़ेंगे 150, 151, 152, तो आपको सैबोटेज के अंदर ये सारी चीजें जाती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 61 में, कहता है इन स्पार्ट एसपी रेफर्स टू? ये क्या है? ये स्पार्ट जो है आपका डिजास्टर वाला एक टर्म है, और उसमें एसपी का फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं होता है, सुपर प्रोपेलिंग नहीं होता है, और सुपर पावर भी नहीं होता है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, ठीक है। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब स्वचालित होता है। सीपीआर आपको फिर डिजास्टर से फर्स्ट एड से अगर इसको मान लीजिए तो सीपीआर कार्डियो पल्मरी रेस्टोरेशन जो है इसका होता है। सीपीआर का ऑप्शन नंबर सी इसका जो है आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको सीपीआर कितना देना होता है, इसके बारे में भी सवाल पूछ रखा है। आप कमेंट करिएगा कि कितना प्रेस और कितनी ब्रीद होती है, इसको कमेंट बॉक्स में करिएगा। ये सवाल आपको रूल 72 में पूछा जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईईडी? ये भी आपको रूल 72 में पूछा जाएगा, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव
डिवाइस के बारे में। फिर आपसे लैंड माइन टाइप ऑफ आईडी इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय आरपीएफ, पुलिस, माओविस्ट या एयरफोर्स। तो लैंड माइन्स यूज होता है, माओवादियों के द्वारा यूज किया जाता है। आगे आपको फिर पूछ लिया विस्फोटक में से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएनटी। टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रेट टॉल्विन, ट्राई नाइट्रेट टॉल्विन। और डायनामाइट का आविष्कार इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो है अल्फ्रेड नोबेल, जो है वो डायनामाइट के आविष्कारक है। आगे आएंगे तो ये आपके जो है आरपीएफ रूल 17 से ये सवाल पूछ लिया गया है, रूल 17 से कि डैश ब्रांच इज नॉट फंक्शनिंग इन आरपीएफ। क्या वो एग्जीक्यूटिव है, सीआईबी है, एसआईबी है, फायर है। तो अभी तक ये तीनों तो चल रहा है, फायर को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है। मिशन स्टेटमेंट देखिए, सिंपल सा सवाल है, मिशन स्टेटमेंट किस स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया गया है, स्टैंडिंग ऑर्डर 20। तो हमने स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्टिव, सिक्योरिटी सर्कुलर, रिकॉर्ड रजिस्टर, ये सारे इस वीडियोज अगर आप सब देखना चाहेंगे, रूल 70-72 कोर्स करके एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसमें भी ये सारी चीज़ है। अगर आप सर्च भी कर लेंगे यूट्यूब में रिकॉर्ड रजिस्टर या फिर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर्स आरपीएफ, इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। आप ध्यान से उसको देखेंगे, 10-15 मिनट आप इन्वेस्ट करेंगे, सारे सवाल आपके बनने लगेंगे। आरपीएफ का रेजिंग डे कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को आरपीएफ का रेजिंग डे मनाया जाता है। इसी दिन जो है संघ का सशस्त्र बल बना, आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, तब से हम इसको देख रहे हैं। 20 सितंबर को इसको मनाया जाने लगा है, लेकिन कभी भी 20 को नहीं मनाया जाता है, हर दिन 20 के अलावा ही होता है, आज तक ये भी हमने देखा है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 70, हेडक्वार्टर ऑफ 12th बटालियन आरपीएसएफ इज लोकेटेड एट। 12वीं बटालियन कहाँ है, तो ठाकुरली में है। अब आप कमेंट करिएगा कि ठाकुरली कहाँ पर है, ठीक है, ठाकुरली कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोलता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है। तो जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इस पे भी हमने एक वीडियोस बना रखा है कि रेलवे के कितने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कहाँ क्या बनता है, इन सारी चीज़ों को पूरा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जितना आपको चाहिए एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ है। डिटेलिंग वीडियो भी हम आपके लिए कर देंगे, उसको अच्छे से सिंक्रोनाइज करके। तो आईसीएफ जो है हमारा चेन्नई में है, वहीं पर है। इन केस ऑफ मर्डर ऑन रेलवे ए डैश इज सबमिटेड टू डीजीआरपीएफ। अगर क्या होगा, रेलवे परिक्षेत्र में किसी का मर्डर हो गया है तो आरपीएफ क्या करती है, डीजीआरपीएफ को स्पेशल ऑकरेंस रिपोर्ट भेजती है, एसओआर एक भेजती है, और उसको इसमें कहा जाता है कि रेलवे में मर्डर होने पर एसओआर वहां पर चला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप हमें चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा या कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एसओआर जो है आरपीएफ में कब कब जारी होता है, किन किन केसेज में। तो आपसे रूल 72 में सवाल पूछ देगा, इन विच ऑफ द केसेज नो एनी एसओआर इज मेड या इज रिलीज्ड या इज सबमिटेड। तो क्या हो जाएगा, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स 4 दिए रहेंगे जिसमें एक पर एसओआर नहीं जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप उल्टा सीधा तोड़ मरोड़ के पढ़ लीजिएगा, आपको सवाल पक्का पूछा जाएगा। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ एसडब्ल्यूआर इज लोकेटेड। तो हुबली में है। आपको ये पता होना चाहिए कि अब हुबली में ही सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी हो गया है, हाल फिलहाल का जो है करंट अफेयर्स का न्यूज है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। एमएससीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, लेकिन फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसे एक्सपेंड वाले सवाल पूछे तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, चाहे आपको आंसर पता हो चाहे आपको आंसर नहीं पता हो। अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप 10 में से 10 सही करके आएंगे, नहीं करते हैं तो 10 में 8 हो जाएगा और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। बाद में आप सर पीटेंगे कि सर हम जानते थे लेकिन हुआ नहीं, और नहीं होने का रीज़न यही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, स्पेशल रिपोर्ट। हमने आपको अभी बोला कि ये नियम आपको पूछा ही जाना है। स्पेशल रिपोर्ट इज एक्सप्लेन्ड इन रूल नंबर डैश। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको 229 में है, वहीं पर स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट एसओआर जो है वो 230 में बताया गया है। अगला है प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पनिशमेंट आर इनैमोरेट। दंड लगाने की जो प्रक्रिया है, इनुमरेटेड
इन आरपीएफ रूल डैश, तो 153 में इसके बारे में बताया गया है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दंड वाला जो पार्ट है आपका नियम का, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपको सवाल 110% दिखेंगे आगामी रूल 72 में। फिर आइए आगे, अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट मेंबर ऑफ द फोर्स है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। आरपीएफ एक्ट में किस सेक्शन में जो है बिना वारंट गिरफ्तारी है? तो 12 में इसके बारे में बताया गया है। बिना वारंट तलाशी आपसे पूछ ले तो 13 में हो जाएगा। गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया 14 में है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आगे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 कहता है मेंबर ऑफ द फोर्स हैज पावर टू कंडक्ट सर्च विदाउट वारंट अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट। अच्छा, आरपीएफ एक्ट के तहत बोला सर्च, तो हमने अभी आपको बोला तलाशी जो है सेक्शन 13 में इसके बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे तो इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ रूल द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज डिस्क्राइब, तो नियम 265 में इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है इंस्पेक्टर जनरल इन आरपीएफ वियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग बैजेज। हमने बैजेज वाला वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत लाइक किया और बहुत लोगों ने उसको देखा, सराहा भी। तो वहीं से ये सवाल बन गया कि आपका जो है आईजी साहब क्या पहनते हैं अपना जो बैज में? तो क्रॉस सोर्ड बैटन और एक स्टार, क्रॉस तलवार बैटन और एक तारा पहन लेते हैं। तो आप कमेंट करिएगा कि डीजी साहब क्या पहनते हैं, डीजी साहब क्या पहनते हैं बैजेज में, उसको जरूर कमेंट करिएगा। आपको आरडीएसओ के बारे में पूछ लिया, तो यहाँ कहाँ पूछा है? सिचुएटेड है तो लखनऊ में है। आप इसका फुल फॉर्म कमेंट करके सब लोग बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ। ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में किस डायरेक्टिव में बताया गया है? तो डायरेक्टिव 33 में जो है ट्रेन स्कॉटिंग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। इसमें जो है ये सवाल थोड़ा सा हमको अनयूजुअल लगा और अच्छा लगा कि ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। जनरल गाइडलाइन फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ लेडी पर्सनल ऑफ आरपीएफ आर एक्सप्लेन्ड इन डायरेक्टिव कितना। तो आरपीएफ महिला कर्मी की तैनाती के लिए जो सामान्य दिशा निर्देश है वो डायरेक्टिव 41 में इसके बारे में बताया गया है। बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया? आईपीसी को। फिर आपको जो है बीएनएस में जो है बीएनएस कब से लागू हुआ? ये सिंपल सवाल हमने आपको बता रखा है 1 जुलाई 2024 से। विच वन इज न्यूली इंटर्ड ऑफेंस इन बीएनएस, ये हमारा जो है पहले से पूछा हुआ सवाल है। आप अगर, मैं अपनी बड़ाई अपने से नहीं कहूँगा, आपको बता दूं कि जितने भी सवाल इसमें आपको दिख रहे हैं इसमें से 75% सवाल हमारे मॉक टेस्ट में पहले से उपलब्ध है, हूबहू आंसर के साथ उपलब्ध है। तो विच वन इज न्यूली इंटर्ड ऑफेंस इन बीएनएस, तो वो है ऑल ऑफ दी अबव। फिर आइए एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 39 में बताया गया है और सेक्शन 45 में हम लोग पढ़ते थे पहले इसको इंडियन एविडेंस एक्ट में। फिर आप आएंगे तो अनलॉफुल असेंबली के लिए जो है 189 बीएनएस के तहत मिनिमम कितने लोग चाहिए? तो अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5 चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा कि दंगा के लिए मिनिमम कितने आदमी चाहिए? दंगा एफरे के लिए मिनिमम कितने व्यक्ति चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। फिर आइए आपको कि राइटिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, तो 191 में बताया गया है। अब आपको राइटिंग के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि एक सवाल ऐसे पूछ देगा कि एन अनलॉफुल असेंबली कन्वर्ट्स इन राइटिंग, कब? जब एक अनलॉफुल असेंबली जो है फोर्स और वायलेंस का यूज करने लगती है तो क्या होगा? वो अनलॉफुल असेंबली जो है बलवा में बदल जाती है। आगे आएंगे आपको तो क्वेश्चन नंबर 90 आपके देखिएगा यहाँ पे, विच इज वन ऑफ द की चेंजेज इन बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इन टर्म्स ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये बताया गया है कि फॉरेंसिक इंट्रोगेशन इज मैंडेट फॉर ऑफेंस पनिशेबल विदिन 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर, मतलब 7 वर्ष से अधिक कारावास वाला अगर कोई भी सजा है तो उसमें फॉरेंसिक जांच करना काफी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच न्यू पनिशमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड इन बीएनएस, तो कम्युनिटी सर्विस जो है सेक्शन 4 हम लोग बीएनएस में पढ़े हैं इसके बारे में। फिर आइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो है किस सेक्शन में बताया गया है, कहाँ से कहाँ तक? तो 34 से 44 तक बताया गया है। पिक ऑड वन, चोरी, चीटिंग, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन और ग्रेवियस एक्ट,
तो ये भी आपको एक तरह से रीजनिंग को मिला करके आपको बीएनएस पूछ लिया कि चोरी होता है, धोखाधड़ी और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, इस सब में क्या होता है, इस सब में संपत्ति से रिलेटेड ये अपराध है। और गंभीर चोट जो ग्रेवियस हर्ट है ये शरीर संबंधी अपराध है, इसलिए ये क्या है, ऑड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में बताया गया कि जोनल रेलवे के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो PCSC होते हैं सिक्योरिटी ब्रांच के, और जैसे पूछ ले रेल में तो वो तो GM होते ही हैं। आगे आएंगे 95, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ रेलवे डिवीजन, डिवीजन में कौन हो गया, DRM, जोन में हो गया GM, ठीक है, तो यहाँ पे DRM हो जाएगा। मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF जो है वो कहाँ है, तो MCF पटियाला में है, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम इंचार्ज इन अ डिवीजन, ऑपरेटिंग कंट्रोल रूम का इंचार्ज डिवीजन में उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डेप्यूटी कंट्रोलर बोला जाता है। पैटर्निटी लीव कितना मिलता है, तो सिंपल सा है कि ये 15 दिन मिलता है। आपसे मैटरनिटी लीव के बारे में भी पूछा जा सकता है कि मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है, तो इन चीज़ों को भी आप कमेंट करके बता दीजिए, मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है, CCL कितने लिए होता है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, चाइल्ड केयर लीव्स कितने दिन का मिलता है महिलाओं को, ये सारे सवाल आपके बन सकते हैं रूल 72 में। कैसे, तो मिलान करो में, मिलान करो करके बना सकता है कि सबका दे देगा, 4 दे देगा ऐसे, अब बोलेगा जिग जैग करके कहीं भी मिला करके उसको आंसर करिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन होते बहुत आसान है लेकिन दिखते बहुत हार्ड है, उसको बनाने से पहले लोग थक जाते हैं। आते हैं सेकंड लास्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 99 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट P-वे फिटिंग्स, कौन इसमें P-वे फिटिंग्स नहीं है, तो CST9 प्लेट तो है, पेंड्रोल क्लिप है, रेल है, ये है, तो जंक्शन बॉक्स किसका है, तो ये P-वे फिटिंग्स नहीं है। आप कमेंट्स करिए कि जंक्शन बॉक्स जो है किस डिपार्टमेंट का फिटिंग्स आता है। एंड क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 60 साल अभी उनकी आयु है। तो ये हमारे 100 सवाल हमने पूरे डिस्कशन कर लिए। RPF रूल 70 जो सब इंस्पेक्टर से लेकर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल 2026 में 18 फरवरी को, तो इस पेपर को देख करके ऐसा लगा कि जो भी पेपर बनता है वो बैलेंस्ड बनता है। सभी के जितने भी लोग सीनियरिटी में होंगे 95% लोग सीनियरिटी वाले पास हो जाएंगे, 2-4-5% ही इस बार बचेंगे जो कि कहीं सीनियरिटी में ना होने के बाद जो है पास नहीं कर पाए। इन पेपरों से आपको ये सबक लेकर के अपने तैयारी को उसी अनुसार करना है। आपको बाजार पर नियंत्रित नहीं रहना है, क्योंकि बाजार आपको हमेशा अपनी सुविधा के हिसाब से लेके जाता है और आपको गार्बेजेस देने में लगा रहता है। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप गार्बेजेस इकट्ठा मत करिएगा, जितना टू द पॉइंट है पढ़ने का प्रयास करिएगा, तभी जाकर के आप सफल होंगे। ये बात जान लीजिए, ज़्यादा पढ़ने से आप विद्वान जरूर बन जाएंगे, एग्ज़ाम पास कर लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ने से आप विद्वान जरूर बन जाएंगे, इसकी गारंटी मैं जरूर देता हूँ। तो मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ कि विद्वता आप हासिल करने के लिए आपके पास जीवन में बहुत समय है। आप विद्वता हासिल करने के पीछे ना जाए, आप परीक्षा को पास करने के लिए जाएं, क्योंकि परीक्षा पास करना बहुत आसान विषय है और ज्ञानवान बनना जो है बड़ा मुश्किल विषय है। तो इसलिए परीक्षा को पास करिए, ज्ञानवान आप धीरे धीरे समय के साथ बनते जाएंगे। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त हैं, जिंदगी में मस्त हैं, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।